rigid rotator model of diatomic molecules. Model of diatomic molecule is represented as model of diatomic molecule is represented as एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बी है। ये हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल। इनके सेंटर से जो दूरी है उसको हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो रिप्रेजेंट की जाती है स्मॉल आर से। ये न्यूक्लियस के बीच की दूरी है। बीच में एकदम एक पॉइंट है सी, जिसको कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिसको कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मॉलिक्यूल ए, जिसका मास m1 की दूरी r1 है, और मॉलिक्यूल बी, जिसका मॉलिक्यूलर मास m2 है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी r2। ये आपका है डायटोमिक मॉलिक्यूल का रिजिड रोटेटर मॉडल। मॉलिक्यूल का रोटेशन इस तरह से है, मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट किया। अब देखिए फिगर से ही क्लियर है कि R1 प्लस R2 को जोड़ा जाए तो R आएगा। इट इज क्लियर फ्रॉम above figure that R1 प्लस R2 बराबर स्मॉल r। R1 प्लस R2 बराबर स्मॉल r। ठीक। पॉइंट सी है, क्या है पॉइंट सी? इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होने का मतलब होता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, बैलेंस है। अबाउट विच ए एंड बी आर बैलेंस्ड। अबाउट विच ए एंड बी आर बैलेंस्ड, ए और बी दोनों संतुलन की अवस्था में हैं। कि पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट विच ए एंड बी आर बैलेंस। R1 और R2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी है। क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी है। R1 एंड R2, R1 and R2 are the distance R1 and R2 are the distance between two atoms from center of gravity,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ए की दूरी r1, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बी की दूरी r2 है। यानी ए और बी एकदम बैलेंस है इस समय। कैसे हैं? बैलेंस है। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको दिखाया जाता है कैपिटल आई से, इज होता है आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। फार्मूला है यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम दोनों का मास है, यस तो अलग अलग हम निकालेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा। इधर का निकालेंगे तो m1 r1 स्क्वायर, यस और इधर का निकालेंगे तो m2 r2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्योंकि ये वो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां से दोनों सिस्टम कैसे हैं? बैलेंस है। यानी m1 इंटू r1 बराबर m2 इंटू r2 as the system is balanced, सिस्टम बैलेंस है तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होगा, तभी बैलेंस होंगे। यस सर। ठीक, अब इसमें दोनों तरफ m2 r1 का एडिशन करना है। क्या करना है? m2 r1 का एडिशन करना है। तो एडिंग m2 r1 on both the side in above equation we get m1 r1 और m2 r2 जो बराबर हैं आपस में, इनके दोनों तरफ m2 r1 का एडिशन करना है। तो m1 r1 तो ऑलरेडी पहले से था, प्लस करना है m2 r1 लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, यस बराबर m2 r2 तो पहले से है, यस सर। ऐड करना है इसमें m2 r1। अब ध्यान दीजिए इधर से दोनों में r1 कॉमन है, यस सर। तो r1 को निकाल लीजिए बाहर, अंदर बच जाएगा m1 प्लस m2। और इसमें से ध्यान से देखिए m2 कॉमन है तो m2 बाहर निकाल लीजिए, निकल आएगा r2 प्लस r1। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए आपने पहले समीकरण में लिखा था कि r बराबर r1 प्लस r2, तो उस हिसाब से यह हो जाएगा m2r। क्यों हो जाएगा? क्योंकि r बराबर है r1 प्लस r2। यस हो जाएगा ना? हो जाएगा। इधर निकल रहा है आपका r1 m1 प्लस m2। आगे चलते हैं, यहां से निकालते हैं r1। क्या निकालते हैं? r1 बराबर हो जाएगा, यहाँ गुणेगा वहां जाकर भागे हो जाएगा, तो m2r अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। यस सर। निकल आया r1 की वैल्यू। कैसे निकल आई? r1 की। अब आप ध्यान दीजिए
इधर R1 है, इधर M2 है, M2 है। बाकी ये दोनों चीजें सेम है। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं R2 निकालूंगा तो आएगा M1, देखिए R1 था तो M2 आया, यस सर। R2 है तो M1R आएगा अपॉन M1 प्लस M2 आएगा। M2 ठीक। यस अब हमें दो वैल्यू मिल गई, R1 की मिल गई और R2 R2 की मिल गई। ये वैल्यू उठाकर हम रखेंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 and R2 in equation 2 we get 1 है सर। 2 में अच्छा जहां I था I M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 यस सर यस। R2 स्क्वायर। हाँ I ठीक। अब उसी में रखे नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वेशन 2 में था M1 R1 स्क्वायर, तो M1 ऐसे रहेंगे, R1 का स्क्वायर करिए M2R अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। M1 R1 स्क्वायर हो गया प्लस M2 R2 स्क्वायर। R2 मेरा मिला है M1R अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक, यस सर। बात समझ आ गई। चलिए M1 को ऐसे रहने दीजिए, इसको स्क्वायर करिए इनटू M2 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। नीचे वाले को स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, अभी इधर निकल आएगा M2 M1 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ऊपर का स्क्वायर कर दिया, नीचे का भी वैसे मैंने रहने दिया। ठीक, अब कॉमन निकालिए। क्या निकालिए? कॉमन निकालिए। इन दोनों में कॉमन देखिए तो M1 M2 और R स्क्वायर, M1 M2 और R स्क्वायर। M2 बचेगा यहाँ, यहाँ M1 बचेगा। तो I इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ, यस सर। M1 M2, एक तो M2 ले रहा हूँ, एक यहाँ बचेगा। यस सर। R स्क्वायर पूरा ले रहे हैं तो M1 M2 R स्क्वायर पूरा कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ बचेगा M2 अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी एक तो M1 निकाला, एक M2 और पूरा R स्क्वायर, तो बचेगा M1 अपान इतना, M1 अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। देखिए नीचे बेस एक जैसे हैं, ऊपर आपस में जुड़ जाएंगे। यस सर। तो M1 M2 R स्क्वायर बाहर किया, इधर से बचा M1 प्लस M2 और दोनों कॉमन ले लीजिए M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। दो में से एक कट जाएगा, एक बचेगा नीचे, तो ऊपर बचा M1 M2 R स्क्वायर, नीचे बचा M1 प्लस M2। इसी को कहा जाता है I इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। I इक्वल टू म्यू R स्क्वायर, वेयर जहां म्यू क्या है आपका M1 इंटू M2 अपान M1 प्लस M2। इसी को कहा जाता है रिड्यूस्ड मास। क्या कहा जाता है? रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या है आपका? रिड्यूस्ड मास है। ठीक हो गया? यस। ये तो हो गया रिड्यूस मास।
क्या थी? आर यह चीज थी ए और बी के बीच की, न्यूक्लियस के बीच की दूरी, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह सकते हैं इसको, या बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। वेयर आर इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, OR, इसी को बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है। बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ किसका है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। किसका है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। यानी इक्वेशन 3 का यूज करके हम बॉन्ड लेंथ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। We can find out bond length using इक्वेशन 3 का उपयोग करके हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड निकाल सकते हैं। अब हम इस सिस्टम का, जो रोटेटिंग सिस्टम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का अध्ययन करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सिस्टम इज गिवन एज, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि डाई एटॉमिक है। ठीक, क्या है? डाई एटॉमिक है, तो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जिनको अलग अलग करेंगे, पहले का मास m1, उसकी वेलोसिटी v1, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। दूसरे का मास m2, वेलोसिटी v2, तो v2 स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपके पास थे ए और दो एटम थे ए और बी, ए की काइनेटिक एनर्जी निकलेगी हाफ m1 v1 स्क्वायर से, क्योंकि ए का मास m1 था और वेलोसिटी उसकी v1 थी, और दूसरे का मास m2 था तो उसकी वेलोसिटी v2 है। ये निकल गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्या निकल आई? काइनेटिक एनर्जी। जो ये वेलोसिटी है v, वेयर v इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। कैसी है? लीनियर वेलोसिटी है। और लीनियर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है v इक्वल टू r ओमेगा होता है। क्या होता है? एंड v इक्वल टू जो होता है r ओमेगा होता है, जहां ओमेगा जो है, ओमेगा इक्वल टू क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो v की जगह हम रखने वाले हैं r ओमेगा। क्या रख रहे हैं? r ओमेगा। अब जान लीजिए r जो है दो भागों में है, एक r1 है, एक r2 है। तो m1 के लिए r1 रखेंगे, m2 के लिए r2 रखेंगे। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1, v की जगह रखेंगे r1 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2, v2 की जगह रखेंगे r2 ओमेगा का होल स्क्वायर। यस, ये हो जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इनमें से कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं, उनको हम बाहर करेंगे। इसमें से ध्यान देखिए, काइनेटिक एनर्जी जब हम निकाल रहे हैं तो इसमें कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं। हाफ कॉमन दिख रहा है आपको
और ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना, यस सर। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर में कॉमन निकाले में बचेगा m1 r1 स्क्वायर, Yes. कोष्टक में बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, यस सर। अब आप ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी अब आ जाएगी आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्यों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू होती है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 और r2 स्क्वायर, क्योंकि ऐसा है। तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई हमारी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आएगा। यस सर। अब हम आने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन that is along x axis is given as, सिर्फ हमें x एक्सिस को देखना है अभी, यस सर। इसके बाद हम फिर आगे देखेंगे। तो एलॉन्ग x एक्सिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आया था इनर्शिया के फॉर्म में लिखना है, तो डेल टू साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन h स्क्वायर ई रोटेशनल माइनस u इंटू साई इक्वल टू 0। चूंकि हमारा सिस्टम कैसा है, रिजिड रोटर है, सिंस चूंकि सिंस द सिस्टम इज रिजिड रोटर, सो पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल, सो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 0। U क्या हो जाएगा 0। 10। अब हम श्रोडिंगर वेव को लिखने वाले हैं 10 डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन एच स्क्वायर, ये 0 होगा तो बचेगा बेटा ई रोटेशनल इंटू साई इक्वल टू 0। साइज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम एक कांस्टेंट मानने वाले हैं, इफ बीटा एक नया कांस्टेंट कैसा है जिसकी वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई रोटेशनल, इतना हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं। देन तब बचेगा क्या मेरे पास, देन डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बीटा साई इक्वल टू 0। बीटा साई इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसा है सेकेंड ऑर्डर, सिंस above equation is second order differential equation, second order differential equation, thus the value of beta is
गिवन एज बीटा इक्वल टू दिया जाता है जे प्लस 1, जहां वेयर जे इक्वल टू रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो हम यह ध्यान दें, बीटा की वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप हो 10। बीटा की जगह था हमारा 8 पाई स्क्वायर आई अपान एच स्क्वायर इज इक्वल टू जे प्लस 1 हो गया, जे प्लस 1। ठीक नहीं यार, ई रोटेशन हो रहा है, ई रोटेशन दे रहा है, रोटेशनल इज इक्वल टू जे प्लस 1। अब यहां से ई रोटेशनल निकालना है, क्या निकालना है? ई रोटेशनल। देखिए यहाँ गुणे में उधर जाकर भागे में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस 1, जे प्लस 1। ये आएगा अर्थ में, इसमें आएगा बेटा एनर्जी आती है इसकी अर्थ में, ई आर जी ई एस, अर्थ। अब हम मान लें लेट ई डबल डैश, अब रोटेशनल को हम क्या दिखाना है? जे, ई डबल डैश जे इज इक्वल टू हायर रोटेशनल एनर्जी एंड ई जे सिंगल डैश इक्वल टू लोअर रोटेशनल एनर्जी। अब हम मान लें कि जो हायर लेवल में होगा उसकी एनर्जी जे डबल डैश ई जे डबल डैश, और जो लोअर में होगा उसकी ई जे डैश होगा। देन चेंज इन डेल्टा ई इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर होता है बेटा, तो ई जे डबल डैश माइनस ई जे डैश। ठीक, तो जहां जहां डबल डैश है जे पर वहां डबल डैश लगाएंगे, जिसमें सिंगल डैश है उसमें सिंगल डैश लगाएंगे। इसकी हो जाएगी एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर आई जे डबल डैश प्लस 1 माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर आई जे डैश प्लस 1। इसमें से कॉमन मिल रहा है हमको एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर आई, कोष्टक में हो जाएगा जे डबल डैश प्लस 1 माइनस जे डैश प्लस 1। है क्या? हम जानते हैं कि वी नो दैट डेल्टा ई की वैल्यू होती है एच न्यू। क्या होती है? एच न्यू। 10 एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर आई जे डबल डैश प्लस 1 माइनस जे डैश प्लस 1। यहां से हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी न्यू। क्या निकालेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो न्यू के लिए क्या करें? एच को उधर भेजें, एच यहाँ पूरे में यहाँ आकर भागे में हो जाएगा।
तो एक एच कट जाएगा तो ऊपर बचेगा एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे डबल डैश प्लस 1 माइनस जे डैश प्लस 1। ये निकल आई आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, Yes. क्या निकल आई? Frequency. फ्रीक्वेंसी। एक समीकरण और बन सकता है यहां पर, वी नो दैट न्यू बार इज इक्वल टू होता है न्यू बाई सी, देन न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी जे डबल डैश प्लस 1 माइनस जे डैश प्लस 1। अब इसको एक नया कांस्टेंट माना जा सकता है, आर न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा डैश या बीटा बार जे डबल डैश प्लस 1 माइनस जे डैश प्लस 1। इस नए कांस्टेंट को बता दीजिए, वेयर बीटा बार इज इक्वल टू रोटेशनल Constant. लेकिन ये आएगा इन सेंटीमीटर इनवर्स। किसमें आएगा? In सेंटीमीटर inverse. इनवर्स में आएगा। ठीक, ये हो गया पूरा एनालिसिस रिजिड रोटेटर मॉडल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। कल पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।